हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का हिंदी माध्यम से दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। हमने उसमें जो पहला वीडियो था उसमें हमने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में या यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा की थी और इसके अलावा ब्रह्मांड के निर्माण के जो सिद्धांत है उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। और इसके अलावा हमने मंदाकिनी के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद हमने तारे के बारे में चर्चा की थी। तारे का विकास कैसे होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे एक नेबुला होता है। नेबुला का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन या हीलियम का एक बादल होता है। धीरे धीरे वो जो बादल होगा, जो हाइड्रोजन या हीलियम का बना हुआ है, हल्की गैसों से बना हुआ है, वो धीरे धीरे क्या है, उसका संकोचन शुरू हो जाएगा और वो घूमने लग पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, उस तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें क्या है, प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। और इस तरीके से हमारा जो आद्य तारा है, जिसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं, वो बनेगा। धीरे धीरे जब आपका संलयन अभिक्रिया का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका तारा बनेगा। ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी। और जब तारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपका बिल्कुल स्थायी बना रहेगा, आगे उसका अंत भी होगा। तो तारे में आगे जैसे तारा बनने के बाद अंदर जब फ्यूजन रिएक्शन यानी कि संलयन अभिक्रिया कम होने लगेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो तारा है वो आपका लाल रक्त दानव यानी कि जिसको हम रेड जाइंट स्टेज कहते हैं, उसमें बदल जाएगा। यानी कि अंदर उसमें जो संलयन अभिक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी और बाहर आपका उसमें होती रहेगी, जिससे वो एक दहकते हुए गोले की तरह हमारे को दिखाई देगा। उसके बाद उसमें क्या होगा कि एक विस्फोट होगा, लेकिन वो जो विस्फोट है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो करेगा किसी तारे के द्रव्यमान के ऊपर। अगर मान लो किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो लगभग हमारे सूर्य के बराबर है, तो उसमें आपका एक विस्फोट होगा जिसको हम नोवा कहते हैं। अगर द्रव्यमान उस तारे का हमारे सूर्य से अधिक है तो फिर आपका उसमें सुपरनोवा यानी कि महाविस्फोट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तारे का जो अंत है वो हमारे को पता लगेगा। तो तारे का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ तारे का अंत। तारे का अंत, अब तारे का अंत अगर हम देखेंगे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद 3 तरह से हो सकता है। एक तो इसमें आपका क्या बन सकता है, एक इसमें आपका श्वेत वामन बन सकता है, एक इसमें श्वेत वामन बन सकता है और दूसरा इसमें न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। और तीसरा इसमें कृष्ण छिद्र यानी कि जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, उसका निर्माण हो सकता है। श्वेत वामन को आपको इजी करने के लिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, इसको हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसको हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा तो आप समझिए, इसको हम न्यूट्रॉन तारा ही कह देते हैं, न्यूट्रॉन स्टार इसको इंग्लिश में कह देते हैं। और जो कृष्ण छिद्र है इसको हम क्या कह देते हैं, ब्लैक होल। तो ये 3 चीज़ें आपका क्या हो सकता है, जब कोई तारे का अंत होता है तो 3 चीज़ों में वो परिवर्तित हो सकता है। वो श्वेत वामन के रूप में भी आ सकता है, वो न्यूट्रॉन तारे के रूप में भी आ सकता है और कृष्ण छिद्र के रूप में भी आ सकता है। लेकिन ये हमारे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा तारा श्वेत वामन में परिवर्तित होगा या न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होगा या फिर आपका कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होगा। इसके लिए क्या है कि इसमें हम एक तो ये देखते हैं कि अगर किसी तारे का जो द्रव्यमान है हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या कम है, तो वो जो तारा होगा वो श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि किसी तारे का द्रव्यमान, जैसे न्यूट्रॉन तारा है, अगर द्रव्यमान कितना है
हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है लेकिन दोगुना नहीं है, तो वो आपका न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर किसी तारे का द्रव्यमान क्रेशन द्रव्यमान अगर किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है, तो वो क्रेशन छिद्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, श्वेत वामन। तो श्वेत वामन आपका कब बनेगा, ये तब बनेगा जब किसी तारे का द्रव्यमान या तो सूर्य से कम होगा या सूर्य के बराबर होगा, या किसके बराबर होगा, सूर्य के बराबर होगा। यानी आप इसमें समझ गए हैं कि कोई जो तारा है उसका श्वेत वामन के रूप में कब अंत होगा, जब उसका जो द्रव्यमान है या तो हमारे सूर्य से कम होगा या सूर्य के बराबर होगा, तो आपका क्या है, श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे न्यूट्रॉन तारा है, ये आपका कब बनेगा, जब किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से अधिक होगा लेकिन दोगुना नहीं होगा, तो फिर आपका वो जो तारा होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रेशन छिद्र की। ये आपका कब बनेगा, ये तब बनेगा जब कोई तारे या जब किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 3 गुना अधिक होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 3 गुना अधिक होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका तारे का अंत 3 तरह से हो सकता है। वो आपका श्वेत वामन के रूप में भी हो सकता है, न्यूट्रॉन तारे के रूप में भी हो सकता है, और क्रेशन छिद्र के रूप में भी हो सकता है। तो आपका वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, इसमें हम एक नियम का प्रयोग भी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब चंद्रशेखर सीमा में मैं आपको ये कह सकता हूँ, किसी संभावित नक्षत्र का या तारे का जो औसतन द्रव्यमान होगा वो लगभग कितना होगा, वो होगा 1.44 यानी कि 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी तारे का जो औसतन जो या संभावित जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना होगा, वो होगा 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होगा। और ये लगभग आपका किसका द्रव्यमान माना जाता है, ये हमारे सूर्य का द्रव्यमान माना जाता है। तो अब इसमें क्योंकि मैंने किसकी बात की है, मैंने बात की है श्वेत वामन की, तो श्वेत वामन का मैं ये कह सकता हूँ कि जो द्रव्यमान होगा वो लगभग कितना होगा, 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होगा। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ न्यूट्रॉन जो तारा होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1.44 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रेशन जो छिद्र है यानी कि जो ब्लैक होल है उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना होगा, 1.44 यानी कि 1.44 से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये हमारे को पता लगा कि ये आपके 3 तरह की चीज़ें इसमें बन सकती है। आगे क्योंकि जब आपके तारे का अंत होता है तो उसमें बिल्कुल क्या है, उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं श्वेत वामन की बात करूं तो इसमें मान लो अगर मैं किसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1
घन सेंटीमीटर की अगर किसी आयतन की बात करता हूँ तो इसमें लगभग आपका 1000 किलोग्राम की चीज़ इतने से उसमें आपका पैक हो जाएगी, यानी कि उसमें आ जाएगी इतने आयतन में। इसके अगर श्वेत वामन की इतने आयतन में लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर कोई चीज़ आपका आ सकती है। तो मतलब ये इसके घनत्व की बात कर रहा हूँ। जबकि आपका अगर मैं न्यूट्रॉन तारे की बात करूँ तो इसमें लगभग आपका क्या होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि कितना आ सकता है, लगभग आपका 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के बराबर 1 मिलियन किलोग्राम के बराबर कोई चीज़ इसमें पैक हो सकती है, यानी कि आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इसके घनत्व के बारे में पता लग रहा है कि कितना कितना होता है। जबकि जो कृष्ण छिद्र है इसका जो घनत्व होगा वो काफ़ी असीम होगा, इसका कहीं ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट में इसमें कह सकता हूँ ये काफ़ी असीम होगा। ये मतलब इसका जो घनत्व है वो इतना ज़्यादा होगा कि इसमें से जो प्रकाश है वो भी गुजर नहीं सकता है, यानी कि इस घनत्व में से क्या है आपका जो प्रकाश है वो नहीं गुजर सकता है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस भी चीज़ का जो घनत्व है अधिक होगा वहाँ पे आपका तापमान भी अधिक देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ क्योंकि आगे भी आएगा। अगर मैं ऐसे देखता हूँ, अगर मैं आपको ऐसे वर्टिकल बात करता हूँ और मैं यहाँ अर्थ सिस्टम के ऊपर खड़ा हूँ, तो अगर जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ये हमारे को पता लगता है कि जो तापमान है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। और इसके अलावा आपका जो प्रेशर है, प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अर्थ के, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, अगर मैं अर्थ के अंदर जाता हूँ तो उसमें हमारे को ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो तापमान है वो भी आपका बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक आपके इसमें घनत्व की बात हुई, इसमें मैं कर सकता हूँ, यानी कि डेंसिटी की बात, वो भी आपका बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपका घनत्व भी, यानी कि डेंसिटी, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो अब अर्थ के अंदर आपका जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वहाँ प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि लगभग आपका वहाँ पे कितना 2.8 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है 2.8 मिलियन जो आपका वायुमंडलीय दाब है वो उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो वैसे ही अब क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल वेव्स की, मैंने इसकी कृष्ण क्षेत्र की बात की, तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि आपका जो यहाँ पे घनत्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा इसमें, और इसमें आपका तापमान भी काफ़ी अधिक होगा और दाब भी यहाँ पे काफ़ी अधिक होगा। और मैंने ये कहा कि इसका घनत्व इतना ज़्यादा होगा कि इसमें से लाइट भी नहीं गुजर सकती है, प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। और साथ ही हमें ये भी पता लगता है यदि कोई आकाशीय पिंड इसके पास से गुजरता है तो ये जो कृष्ण छिद्र है वो इसको क्या कर लेता है, उस आकाशीय पिंड को अपने अंदर समाहित कर लेगा, यानी कि उसको निगल लेगा। और इसके अलावा हमारे को इसमें ये भी पता लग रहा है, लेटेस्ट हो सकता है कि आगे मतलब भविष्य में जो हम अभी सौरमंडल से संबंधित चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आगे कई प्रकार के परिवर्तन भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अब जैसे ब्लैक होल है सपोज, तो ब्लैक होल में हमारे को ये पता लग रहा है कि जब भी दो ब्लैक होल टकराते हैं तो उससे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षणीय जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है, यानी कि दो कृष्ण छिद्र को टकराने से गुरुत्वाकर्षणीय तरंगे उत्पन्न होती है, अब जाहिर सी बात है ये वैसे कोई भी चीज़ टकराती है तो
निस्संदेह ही आपका गुरुत्वाकर्षणीय जो तरंगें हैं उत्पन्न होती है, लेकिन क्योंकि मैंने ब्लैक होल की बात की है, उनका घनत्व कहीं ज़्यादा होता है, उनकी जो तरंगें हैं जो जब आपस में टकराएगी तो वो क्या होगा, हमारे अर्थ सिस्टम के ऊपर यानी कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, एक लहर की रूप में आ जाएगी। और उसके ऊपर क्या है, आज की सदी में सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। और इसमें एक तो आपका LIGO के बारे में शायद आपने सुना हुआ होगा, LIGO के बारे में आपने सुना होगा। और ये LIGO क्या है, ये एक इसमें आपने LIGO के बारे में सुना होगा, LIGO के बारे में सुना होगा। ये आपका क्या है, ये नासा की एक लैब है, नासा की एक प्रयोगशाला है। और ये जो प्रयोगशाला है ये किसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवा रही है, गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों के बारे में। और शायद आपने इसमें सुना होगा, जो काफ़ी बार न्यूज़ में भी था, यहाँ पर क्या है कि एक उपकरण लगाया गया है जिसको हम लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो LIGO में हमने क्या है, एक लेज़र इंटरफेरोमीटर, इसमें एक इंटरफेरोमीटर आपका जो गुरुत्वाकर्षणीय यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स, ये आपका क्या है, एक प्रकार का उपकरण है, लगाया गया है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपको शायद इसमें पता होगा कि इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं लेज़र। इसके बारे में आपने थोड़ा सा खुद से भी जानकारी मतलब नेट के द्वारा लेनी है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। तो इसमें आपका लेज़र, हम इसको क्या कहते हैं, लेज़र व्यतिकरण मापी गुरुत्वाकर्षणीय तरंगे, इसको हम कह सकते हैं। ये सही मायने में क्या है, ये एक प्रकार का उपकरण है जो गुरुत्वाकर्षणीय तरंगे होती है, यानी कि वो तरंगे होती है जिसको किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। उन तरंगों को मापने के लिए ये जो आपका इंटरफेरोमीटर जो मैंने यहाँ पे बात की है, उसको मैंने व्यतिकरण मापी का है, तो वो एक उपकरण है, उसके द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, जिससे हम कई प्रकार की अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और हमारे को उपकरण की जानकारी मिलती है जो कुछ ही समय पहले क्या था, अंतरिक्ष में भेजा गया था, और जिसके द्वारा हमारे को ब्लैक होल की पहली मतलब एक जो तस्वीर है वो प्राप्त हुई थी, या उससे बाहर की, जिसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। तो वो इमेज भी हमारे को क्या है, प्राप्त हुई है। तो वो दूसरा, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि ब्लैक होल के ऊपर काम करने के लिए एक इवेंट हॉरिजन सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी, इवेंट हॉरिजन सूक्ष्मदर्शी यंत्र को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसने हमारे को क्या किया है, ब्लैक होल की पहली तस्वीर उपलब्ध करवाई है। ब्लैक होल या उसके बाद की यानी जिसको हम क्या कहते हैं, इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इवेंट हॉरिजन की तस्वीर उपलब्ध करवाई है, इवेंट हॉरिजन की तस्वीर उपलब्ध करवाई है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इसमें मैंने ये कहा कि ब्लैक होल के बारे में मैंने बात की, इसमें मैंने श्वेत वामन की बात की, इसमें मैंने न्यूट्रॉन तारे की बात की। न्यूट्रॉन तारे में आपने थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि जैसे मैंने इसमें न्यूट्रॉन तारे की बात की है, तो न्यूट्रॉन तारा इसको क्यों कहा जाता है, इसको न्यूट्रॉन तारा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर की ओर फैलते हैं या विस्तारित हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन इसमें क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन का इसमें क्षय हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। यानी कि आपका ये जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की ओर इसमें जाएंगे, यानी कि उनका डीजनरेशन या क्षय होगा, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, बाहर की ओर एक्सपेंड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इसको न्यूट्रॉन तारा कह देते हैं। और ये जो तारा है ये आपका क्या होता है, तेज़ी से घूमने लगता है, इसलिए इसको एक और भी नाम दिया गया है, इसे हम पल्सर भी कह देते हैं, इसे हम पल्सर भी कहते हैं हम किसको, न्यूट्रॉन तारे को। तो ये एक आपका इसमें हमारे को पता लग गया कि तारे का एंड या अंत कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तारे के बारे में हमने कर दिया है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, सौर मंडल की बात करेंगे। उसमें हम सूर्य की संरचना और जो दूसरे ग्रह है या आपका उपग्रह है और इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तो उल्का पिंड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें आगे हम देखते हैं, एक तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सूर्य की बात कर रहा हूँ, सन की बात, सूर्य की बात इसमें हो रही है। अब सूर्य की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले हमारे को किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमारे को उसकी संरचना के बारे में पता होना चाहिए। तो अब सूर्य की संरचना की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास इस तरीके से आपकी सूर्य की संरचना होगी। ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य में सबसे अंदर आपका क्या है, इसका जो केंद्रीय भाग है वो होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करोड़ कहते हैं, करोड़ कहते हैं। करोड़ के बाद आपका जो नेक्स्ट इसका क्षेत्र होगा या जोन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संवहनीय क्षेत्र कहते हैं, संवहनीय क्षेत्र कहते हैं, तीसरा इसमें हमारे को जो नेक्स्ट जोन है उसका क्या पता लगता है, जो नेक्स्ट क्षेत्र है सूर्य के आंतरिक भाग का, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के बाद जो सूर्य का सबसे भारी भाग है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम वर्ण मंडल कहते हैं, इसको हम वर्ण मंडल कहते हैं। और वर्ण मंडल के बाद हमारे को इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ऊर्जा कह देते हैं, या सौर पवन भी हम इसको कह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सौर ऊर्जा या इसको सौर पवन भी मैं कह सकता हूँ, सौर पवन भी कह सकता हूँ। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, क्योंकि मैं संरचना से संबंधित बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो पहला भाग है, यानी कि पहला जो भाग है सूर्य का जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे आंतरिक भाग है, उसको हम करोड़ कहते हैं। और ये जो करोड़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे को ये पता लगता है कि इसके अंदर आपका क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलता है, और हीलियम होता है, हीलियम इसके अंदर होता है। और ये करोड़ ही आपका क्या है, सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, ये सूर्य के अंदर क्या है, ऊर्जा का स्रोत, यानी कि ऊर्जा आपका यहीं से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य के अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रोजन की वजह से इसमें संलयन अभिक्रिया होती है। संलयन अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो संलयन अभिक्रिया में मैंने कहा था कि भाई आपको दो तरह की चीज़ें होती है, जो आपके जैसे मैंने जो आपका न्यूक्लियर जो आपका सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि उसमें एक जो भारी आपका तत्व होगा या नाभिक होगा, वो आपका क्या होगा, आगे दो नाभिक में या आगे आपका टूटता जाएगा और इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होगी। जबकि संलयन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, दो हल्के जो नाभिक होंगे हाइड्रोजन के, उनको जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक भारी नाभिक बनाएंगे और उस प्रोसेस में क्या होगा, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी।
तो अब ये ऊर्जा उत्पन्न जब होगी तो उसी प्रकार का जो प्रोसेस है वो हमारे प्रक्रिया हमारे सूर्य के अंदर होती है संलयन अभिक्रिया के द्वारा। और यही जो पहला भाग मैंने क्रोध बताया है, यही सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत है। फिर दूसरा इसमें आपका मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट है या सेकंड क्षेत्र है उसको हम संवहनीय क्षेत्र कहते हैं। संवहनीय क्षेत्र, इसको हम संवहनीय क्षेत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कन्वेक्शनल जोन कह देते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्रोध से ऊर्जा को कहाँ लाता है, प्रकाश मंडल की ओर लाता है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ यह सूर्य की ऊर्जा को क्रोध से कहाँ लाता है, प्रकाश मंडल की ओर लाता है, प्रकाश मंडल की ओर लाता है। यानी कि यहाँ से ऊर्जा को, ये वाला भाग क्या करेगा, यहाँ से ऊर्जा को कहाँ लाएगा, इस एरिया की तरफ लाएगा, यानी कि प्रकाश मंडल की तरफ लाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट मंडल है उसको मैं यहाँ पे प्रकाश मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि तीसरे जोन की, प्रकाश मंडल। अब ये जो प्रकाश मंडल है इसको हम वैसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम माध्यम से काम कर रहे हैं तो इसमें मतलब हिंदी का ही हम अधिकतम यूज़ करें वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसका नाम यहाँ पे क्या है, प्रकाश मंडल। और ये जो प्रकाश मंडल है ये आपका क्या है, यो सूर्य का दृश्य भाग है जो दिखाई देता है, दृश्य भाग जो हमें दिखाई देता है। हम सिर्फ सूर्य के इसी भाग को ही देख सकते हैं, प्रकाश मंडल। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, इसको हम वरुण मंडल कहते हैं। और ये जो वरुण मंडल है ये आपका क्या है, ये सूर्य का सबसे भारी भाग है, वरुण मंडल। इसको हम क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे भारी भाग है, सूर्य का सबसे भारी भाग है, भारी भाग है। और ये हमारे को आमतौर से कब दिखाई देता है, यह सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है, यह सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण, यह सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है, के समय दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय में ये हमारे को ये वाला भाग दिखाई देगा, वरुण मंडल। इसको कोरोना भी कहा जाता है, इसको हम कोरोना भी कहते हैं। अब सूर्य का जो अंदर आपका गैसीय भाग है, क्योंकि सूर्य एक गैस का गोला है, तो इसके अंदर आपका जो प्लाज्मा है, यानी कि जो ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल आपका काफ़ी हीटेड है, काफ़ी गर्म है, तो वहीं से, यानी कि इस एरिया की मैं बात करता हूँ, इसी एरिया से आगे फिर क्या होता है कि आपका आयोनाइज्ड, यानी कि जो आयनीकृत जो कण हैं उनकी एक नदी बहती है या निकलती है। तो या दूसरी सेंस में मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सूर्य से एक ये वाला जो भाग है, सूर्य से आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की एक धारा निकल रही है, जिसे हम सोलर विंड, यानी कि सौर पवन या सौर ज्वाला कहते हैं।